प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बुझे हुए लहजे में मायूसी आयां थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि धांधली हुई है और शदीद हुई है और उनको हराया गया है, जबकि वो जीत रहे थे। असल नताइज कुछ और थे। मौलाना फजलुर रहमान की जो नशस्तें थीं उनके बकौल और उनके मुताबिक ज़्यादा आने वाली थी। फिर उन्होंने कहा कि मुकाबला अब मैदान में होगा, यानी कारकुनों को उन्होंने हिदायत की कि सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठ तो जाएंगे लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठेंगे। और जाहिर है अगर वो सड़कों पर भी आने का ऐलान करते हैं और पार्लियामेंट में भी बैठते हैं तो फिर सूरत हाल जो है वो बेयकीनी की तरफ जाएगी JUI की पॉलिसी को लेकर। अब फजलुर रहमान साहब उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं जो हुकूमत मुतवक्के तौर पर अगले चंद रोज़ में अपनी तश्कील मुकम्मल कर लेगी। और साथ ही साथ उन्होंने जो एक रिकन्सिलिएशन की बात की है, जरदारी साहब ने, चौधरी साहब ने, खुद शहबाज शरीफ साहब ने, कि जी इस पर चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। जब शद्दोमत के साथ ये सारी बातें हो रही हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाया जाना कितना मुश्किल काम था। उन्हें मनाया नहीं गया या वो माने नहीं हैं। और साथ ही साथ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कल ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दिए थे, आज ताल्लुकात में फिर कशीदगी दिखाई दे रही है। रिजर्व सीट्स पर बहुत बहस हो रही है कि रिजर्व सीट्स का क्या बनेगा, क्या ये मिल सकती हैं तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से, या फिर अगर किसी ने अपनी लिस्ट जमा ना कराई हो, जैसे MWM है उसने लिस्ट जमा कराई है या नहीं कराई, और अगर नहीं कराई तो क्या वो अब करा सकती है, इस पर कानून क्या कहता है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमारे साथ आज प्रोग्राम में ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं। ख्वाजा साहब खुशामदीद। और सेनेटर मुश्ताक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो इत्तेहादी थे पिछली हुकूमत में भी, बल्कि लीड कर रहे थे PDM की हुकूमत को, PDM के सरबराह भी थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्यों नहीं मनाया जा सका कि वो आए, बैठे, इलेक्शन के नताइज को कबूल करें? तहफ़्फ़ुज़ात तो सभी को थोड़े थोड़े से हैं। देखें, अभी तो इस्लामाबाद में इब्तिदाई राउंड हैं और इब्तिदाई राउंड में इब्तिदाई तौर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर है तमाम जमातों को इलेक्शन के बाद अमूमन रहते ही हैं। तो जो जमात हुकूमत बना रही है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो नंबर 2 पर हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा का सारा प्रोसेस रिकन्सिलिएशन से ही ख़त्म होगा और ये नाराज़गी आई होप कि दूर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सेंसिटिविटी और अनस्टेबिलिटी है, वो कोई भी जमात इस वक्त ना मुजाहिरा करने का मुतहम्मिल इत्सेल्फ हो सकती है और ना ही पाकिस्तान में इस जैसे तैसे चलते हुए जमहूरी दौर को नुकसान पहुंचाने का जो है ना कोई सोच सकता है। तो जमहूरियत तो हमारे यहाँ इसी तरह की है जो चलती चली आ रही है पिछले, सब्र शुक्र करना चाहिए इस पे। ठीक है, तो नहीं ख्वाजा साहब, मगर आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो इनवाइट किया गया कि आए। उन्होंने कहा हम सोच के जवाब देंगे, शुरू का इजलास बुलाया है, शुरू के इजलास के बाद जवाब देंगे। उन्होंने मुशावरत की, सोचा और डिक्लाइन कर दिया उस ऑफर को कि आप हमारे साथ आ जाएं, और उसके बाद उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वो उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया, वो तो आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं आपके साथ बैठने को? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो हो जाएगा। बहुत उसमें थोड़े से कुछ मामला ऐसे हैं जो शायद आपके और मेरी आंखों के सामने नहीं है, और ऑफ द कैमरा जो मुज़ाकरात हैं वो कभी भी मंजर आम पे नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई सूरत हल निकल आए। सही है। डॉक्टर हुमायूं साहब, ये हैरान कुन तौर पर तहरीक साहब ने तो चलें ये अच्छा फैसला किया कि हम सड़कों पर नहीं जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे और अदालतों में जाएंगे अपने जो रिजल्ट्स हैं उस पर शकूक व शुबात के लिए, या जो सबूत आपके पास मौजूद हैं, और साथ में पार्लियामेंट में जाएंगे, असम्बलियों के अंदर जाएंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह ऐलान आपके लिए कितना हैरान कुन है कि जनाब हम तो सड़कों पर उतरेंगे, और मैंडेट शायद आप ही ने चुराया उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि उसमें तो वो हर एक अपनी अपनी पार्टी का वो करता है। हम इस वक्त चूँकि हम लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों को एक चाल में
फंसाया गया है और उसका एडवांटेज लिया गया है। तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद इंसान या मोमिन जो होता है ना, अक्लमंद होता है। नॉर्मली मोमिन हमेशा अक्लमंद होता है, क्योंकि कुरान में जगह जगह लिखा है कि इसमें कुरान में जगह जगह अक्लमंदों के लिए इशारे हैं। तो जो मोमिन होगा वो अक्लमंद होगा, क्योंकि वो इन इशारों को समझ सकेगा उस लिहाज से। तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके से हमें वहाँ मैनिपुलेट किया गया और हमें कॉर्नर किया गया, हम अपना पैंतरा बदल के और दूसरे तरीके से हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज अ स्मार्ट पार्टी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, सो हम लोग अपने लोगों का ये ख्याल था ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर को इंपोर्ट किया था, यहाँ के जब खोला तो अंदर से नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ निकल आया। तो वो तो अभी वापस उसको एक्सपोर्ट करेंगे कि यार हम तो कुछ किया, तो वो जाते हुए क्या कर जाएंगे कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ। हम लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं कि हम लोग एक सबसे बड़ी बात ये हम लोग ने धांधली पर सबसे ज्यादा एतराज दो जमातों को हुआ है। एक पीटीआई को, दूसरा मौलाना फजल रहमान को। नहीं, जीडीए को भी हुआ है, जमात इस्लामी को भी हुआ है। लेकिन जमात इस्लामी देखें, पाकिस्तान में इससे बड़ा चेंज क्या आ सकता है कि एक जमात है जिसके उनको सीट मिली है और वो एक हायर पेडेस्टल पे जाके वो कहे कि नहीं ये उनका हक है, वो है। मैं समझता हूं इससे बड़ा चेंज पाकिस्तान में और क्या हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने लिया है, मैं आपको बता देता हूं, हम सारे पॉलिटिशियन हैं फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। मैं उस हल्के में, लेट्स से हम कहते हैं कि ये इज़हार साहब का हल्का है, हम कहते हैं आप अपने हल्के के, आपके पास जो फॉर्म 45 है आप वो निकालो, मैं अपने फॉर्म 45 निकालता हूं, तो ये जमात इस्लामी वाले अपने फॉर्म 45 निकालते हैं, एक दो आजाद के हम वो फॉर्म 45 निकालते हैं। ये फॉर्म 45 तो आप जाएंगे तो ट्रिब्यूनल्स के पास ही ना, नोटिफाई हो गया। अब वही फॉरम बचा है आपके। नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे उस फॉरम से, उस फॉरम के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कहेंगे कि जैसे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस में जो बेजातियां नजर आई थी और आपने हमसे बल्ले का निशान ले लिया था, तो अब आप देखें इसमें इतनी बड़ी बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, तो अब आप हमें बताएं ना, इसका आप क्या डिसीजन लेंगे। हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम उन सबको कह रहे हैं कि आओ मिलो, बात करते हैं और हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की एथिक्स के लिहाज से हम उसको फरोग देना चाहते हैं। एथिकल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर चलने को आप ये दावा दे रहे हैं? सब पॉलिटिकल पार्टीज को, मेनली अपोजिशन की जमातों को, सबको जो भी है, मेनली उन पॉलिटिकल पार्टीज को कि जिन्होंने खुद धांधली में शामिल नहीं है। मौलाना फजल रहमान भी वो तो धांधली में शामिल नहीं है ना सर, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो धांधली में शामिल है। उनको बिल्कुल वो तो विक्टिम है, उल्टा बिल्कुल उनको रीच आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान को भी रीच आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वैसे दिलचस्प बात है कि पंजाब में आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया, केपी में वो इल्जाम लगा रहे हैं और आप पर लगा रहे हैं, आप समझते हैं कि आप ले गए मैंडेट उनका। आ जाए, कोई मसला नहीं है। जिसको हमारे खिलाफ है आ जाए, कोई मतलब। एक काम करते हैं ना, अगर किसी को बहुत शक है कि भाई ये नहीं है, हम उस हल्के में दोबारा इलेक्शन करा लो। और अगर इससे बड़ा मैंडेट ना आया पीटीआई के पास तो जो मर्जी कर लो। ठीक है, चलिए जरा ख्वाजा साहब, चूंकि स्पेसिफिकली बात की है डॉक्टर हुमायूं ने कि कराची में 17 सीटें वो कह रहे हैं हमारी छीन ली गई और वो सारी सीटें एमक्यूएम ने छीनी है, कैटेगोरिकली कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों के फॉर्म 45 मैच करते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग जीते हुए हैं। अब आपके पास ऐसा क्या सबूत होगा जो आप ट्रिब्यूनल्स के पास लेकर जाएंगे? बड़ा मजाक ही है ये तो हमारे साथ के कराची के गैर मकामी लोग कराची से सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने आरटीएस के जरिए हमारी 14 कौमी असेंबली और 31 सूबाई असेंबली की सीटें छीनी थी। अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा था कि बड़ा जमहूरी दौर था 2018 का, जिसमें ये रात को 90 से सोए थे और सुबह अजीजाबाद से एमपी एमएनए निकल आए। घर वालों ने उठा के बताया कि जाओ भाई तुम एमपीए बन गए हो, एमएनए बन गए हो। एक दिन इलेक्शन के दिन नहीं चलाई, 3.5 साल एक दिन अपने हल्के में नहीं गए और तवक्को करते कि लोगों ने इनको वोट दे दिया हो। भाई ये जो है ना, ये मजाक इनको कोई लिख के देता है या खुद से दिमाग में आ जाता है। भाई हमारा शहर है, यहाँ से हमने वोट लिए हैं, आपने यहाँ से अगर वोट लिए हैं तो आपने पिटिशन दाखिल की है, तो आपने हमें तो पार्टी नहीं बनाया, हमें पार्टी बनाएंगे, हम अपने फॉर्म 45 लेकर आएंगे। आपने पार्टी बनाया इलेक्शन कमीशन को, आपने पार्टी बनाया आईजी को। भाई कानून भी तो कोई चीज है ना। 2018 में हमने भी तमाम एक्सरसाइज की, हम ट्रिब्यूनल में गए, हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए। ये रोना वावेला किस बात का है? भाई कानून पसंदी और तहरीक इंसाफ या इतने ज्यादा इंसाफ पसंदी की बात करते हैं,
इंसाफ के तकाजे पूरे करें। महिला मवेशी ना लगाएं मीडिया पे बैठ के रोना गाना। भाई आपको फॉर्म पर डिवाइस चाहिए ना, आप मुझे पार्टी बनाए इलेक्शन कमीशन में, मुझसे कहें, मुझे तो आप पार्टी बना नहीं रहे। आप पार्टी बना रहे इलेक्शन कमीशन को जाए, इलेक्शन कमीशन से लड़े, इलेक्शन कमीशन आपको सेटिस्फाई करेगा। सही, टीवी पर बैठ के कौन से मुकदमे लड़ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट रेडी है, सुन लीजिए, क्योंकि हमने उसी से बात का आगाज किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने आज क्या धमकी दी है, सुनिए जरा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन कमीशन, जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी किरदार अदा करेगी, ताहम असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। जमीयत उलमा इस्लाम को धांधली के जरिए शिकस्त से दोचार करने की मंसूबाबंदी इस्लाम दुश्मन आलमी कुव्वतों के दबाव से हुई है। गालिबन ये JUI जो है, ये वाहिद सियासी जमात है इन इलेक्शंस के बाद जिसने सबसे पहले सड़कों पर आने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो समझती है कि उसकी 60 सीटों पर धांधली हुई है, उसने भी सड़कों पर आने का ऐलान नहीं किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने सड़कों पर आने का ऐलान किया। और उस वक्त कर रहे हैं जब पाकिस्तान की वो सियासी जमातें जो हुकूमत बनाने की बात कर रही हैं, वो रिकंसिलिएशन की बात कर रही हैं। डॉक्टर साहब, दो बातों का जवाब, पहले मैं ये रिकंसिलिएशन का तो बाद में आता हूं, लेकिन पहले जो ख्वाजा इजहार साहब ने कहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब 2018 की बात क्यों नहीं करते, जब आप के कैंडिडेट्स आउट ऑफ नोवेयर आए और जीत गए, तो वो किसने जिताया था? और दूसरी बात है कि आज आप चैलेंज कर रहे हैं तो MQM को पार्टी क्यों नहीं बना रहे? देखिए, जिन लोगों ने चैलेंज किया वो पार्टी बना रहे नहीं बना रहे, ये उन लोगों का अपना हद तक है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ने किया है। और रही बात ये कि ये कहना कि हम इस शहर के बासी है और वो किया, हमें वोट उस शहर के बासियों ने दिए ना। और जो वहाँ पे PTI वाले वो भी उसी शहर के बासी हैं, वो कोई बाहर से तो नहीं आए। मतलब क्या कराची में सिर्फ आपके अलावा कोई और नहीं रहता? और जो लोग रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, क्या उनका कोई हक नहीं है? और जो वोट दिया हुआ है, क्या वो भी हम लोगों ने KP से या हम लोगों ने अमेरिका से इंपोर्ट करवा के दिलवाए? ऐसी बात नहीं है, गलत बात ना करें। और हमेशा गलत है। रही बात, इनको सच्ची बात अगर मजाक रखती तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, तो आप अच्छा आप झूठ पे करते रहे। आप सारी जिंदगी आप लोगों ने हमेशा झूठ पे किया है, आगे भी कर ले। आगे बात आ जाती है दूसरी बात के ये जो रिकंसिलिएशन, देखिए रिकंसिलिएशन में उन्होंने PTI को भी दावत दी है कि आइए। सुन ले, रिकंसिलिएशन का कोई फायदा नहीं है अगर आप उससे पहले ट्रूथ ना डालें। पहले सच बोलना होता है कि हमने ये गलतियां की हैं, फिर उसके बाद हम रिकंसाइल करते हैं। देखिए, जब आप बैंक से स्टेटमेंट्स आती हैं, आप सबसे पहले उसमें देखते हैं कि फिगर्स क्या है, फिर उसको रिकंसाइल करते हैं कि ठीक है नहीं है, जहां गलत होती है वहां उसको ठीक करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेल द ट्रूथ टू जितने भी पाकिस्तानी, हम उनको सच बताएं कि हम लोगों ने क्या किया, किससे हमने भी गलती की है, हर एक ने गलती की है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन अवाम को सच बताओ कि ये गलती की है। सबका अपना अपना सच है ना, कौन सा बताएंगे? नहीं, वो बताओ। देखिए, जब आपने ट्रूथ बोलना है ना तो बस सच बोलो ना। इमरान खान ने तो सबके सामने कहा है कि मैंने बाजवा साहब के साथ जो किया था, वो उनके साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया था गलत किया था, उनके साथ ले चला गया था, उन्होंने ओपनली कहा हुआ है कि मैंने गलत किया था। सो ही हैज एक्सेप्टेड एंड ही हैज टोल्ड द ट्रूथ कि हाँ मैंने वाकई ये किया था, हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ये हमारी गलती थी, हमने फलाना किया था, वो हमारी गलती थी। आप चाह रहे हैं कि सियासी जमातें इस वक्त क्या कहें? सुने, सबसे पहले इलेक्शन में हमने धांधली की है। सबसे पहले ये बताएं कि ये वाकई हमारा मैंडेट नहीं था, जैसे GDA वालों ने कहा है, जैसे हर एक ने कहा है कि यहां पे ये हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है? GDA वालों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा हमें कहा गया है कि आप इनके साथ मिल जाओ तो ये आपको मिल जाएगा। अभी हमारे लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अगर ये ना करें ना सियासत, अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो जो हमारे बैक PTI लोग हैं उनको पता है वो आजाद नहीं है, उनको मत लेना। अगर वो आना भी चाहते किसी वजह से, उन्हें क्या हम नहीं लेंगे, आप आजाद ही रहोगे, हम नहीं लेंगे। उसूल की सियासत करे तो मान लेते हैं। नंबर 2 बात, आप वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकंसिलिएशन करे। देखिए, सबसे हम समझते हैं कि हमारे कोई 40 से 50 के करीब हमारी नेशनल असेंबली में, और पंजाब में तकरीबन कोई 60-70 से 80 के करीब हमारी प्रोविंशियल असेंबली में है। सिंध में हमारी 15 से 16 या 18 के करीब है जो हमसे ली गई हैं। उसमें दोनों है, ठीक है, उसमें बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत है लेकिन ज्यादा नहीं है, बलूचिस्तान हम मानते हैं। तो जब हम समझते हैं हमारे इतनी बड़ी है, हम उसके बावजूद अगर पार्लियामेंट में जा रहे हैं और हम स्ट्रीट वो नहीं कर रहे, तो ये इससे बड़ा रिकंसिलिएशन क्या हो सकता है? उसके लिए हमें बैठ के मैं आपके साथ
बैठ के एक थाली में नहीं खाना चाहता, ठीक है, क्योंकि आपका मेन्यू और मेरे मेन्यू में फर्क है, मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैं पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंट की सियासत करते हुए और पार्लिमानी सियासत को एक नए पेडेस्टल पे लेकर जाने के, हायर मॉरल ग्राउंड्स पे लेकर जाने के लिए तैयार हूं। बड़ी मायूसी भी हुई थी आपकी इस बयान से, आपके चेयरमैन के या साबिक चेयरमैन के, कि उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम के साथ नहीं बैठेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बातचीत नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी ने इससे काफी उसको मायूसी हुई और उसके बाद उसने अपना फैसला लिया। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जो है वो मखसूस नशिस्तों का है। क्या तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि कौमी असम्बली में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर यहां पर रिजर्व सीट्स ले सकती है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। रिजर्व सीट्स एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसकी जो रिजर्व सीट्स बनती हैं वो उसे मिल जाएं, लेकिन इत्तेहाद उसका नहीं हो पा रहा। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होते होते रह गया। जमात इस्लामी का आज जो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी आखिरी मरहले में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पैगाम दिया कि वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ताउन चाहते हैं, और उस पर वो कहते हैं कि मुशावरत के बाद जमात इस्लामी ने तय किया कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का कौमी सतह पर इश्तराकी अमल कौमी मुफाद में होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें, जमात इस्लामी को खुशी होगी। यानी वो ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान भर में हमसे ये इत्तेहाद नहीं करना चाहते तो फिर हम खैबर पख्तूनख्वा में हम भी आपके साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते। और कल बज़ाहिर उनकी 3 सीटें जो हैं जो उन्होंने जीती हुई थी उस पर रिकाउंटिंग में भी उनको नुकसान होता हुआ नजर आया है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बता दें कि ये क्या फॉर्मूला आपका बन ही नहीं पा रहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी जमात के साथ? देखिए, हमारा ये ख्याल है कि बिल्कुल हमारा हो गया था और सारी चीज़ें एग्री हो गई थी, लेकिन आई थिंक दे वो क्या कह सकते हैं, प्रेशर को शायद सस्टेन ना कर पाए मोस्ट प्रॉब्ली। हमारा ख्याल है, में भी नहीं है लोग है, लेकिन इट डजंट मैटर, वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन विद ऑल रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। बाज़ लोग नहीं कर सकते, वो ठीक है, हम जिनके साथ हो सकते वो कर लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए उन्होंने अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ले सकती, ठीक है, मान लेते, उन्होंने कहा जिसके पास सिंबल ना हो। अब मैं आपको 2 बात बताऊँ। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना ये हुआ था कि उन्होंने एक लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन जब वो आए थे उनके पास सिंबल था, उनको मिल गई थी बाद में। नंबर 2 ये है, तो 2019 में तो अगर हम किसी और पार्टी के साथ मर्ज कर जाते हैं, मे बी ये जो मजलिस वहादत मुस्लिमीन है, अगर जब उनके साथ हम मर्ज कर लेंगे तो फिर हमें फिर मिल जाएगी। उसकी बात ये हो जाती है कि सिंबल है ना, उनका अपना सिंबल है, उस सिंबल पे मिल जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई, या असेंबली के अंदर एक भी सीट नहीं है, फिर डजंट मैटर। उसकी वजह बताता हूं। इस तरह यह था कि 2019 में खैबर पख्तूनख्वा जब फाटा एरिया मर्ज हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उस पर फाटा के जो 3 आज़ाद लोग थे उन्होंने मिल के ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तश्कील दी थी। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो आप उसको बना लेते उस जगह पे, उनको उन 3 सीटों की बेसिस पे एक फीमेल सीट मिल गई थी। तो प्रेसिडेंस तो 2019 का है, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है कि सिंबल उनको था, उनके पास लिस्ट नहीं थी तो वो कर लिए। तो प्रेसिडेंस है, उस बेसिस पे अगर ना भी हो तो आपको मिल सकता है, ये तो कोई मसला नहीं है, ये प्रेसिडेंस है। इस पर कानूनी राय राजा आमिर अब्बास साहब से भी ले लेते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बता दें कि एक जमात क्या किसी ऐसी जमात के साथ मर्ज कर सकती है जिसकी असेंबली के अंदर कोई सीट ही ना हो? फॉर एग्जांपल मजलिस वहादत मुस्लिमीन की अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं है तो क्या मजलिस वहादत मुस्लिमीन के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में हो सकता है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग भी है, लेकिन ये अगर होगा तो मैं समझता हूं कि इसको माना नहीं जाएगा, और इसमें बेहतर यही तरीका होगा कि जो जमात, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट इन द हाउस वहां पे लिखा हुआ है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हाउस में वो होंगी कि जो कि इलेक्शन जीत के आई हैं। ऑल्दो इसमें जो जमात इस्लामी है उनका अब अगर केपी में नहीं है
तो केपी में तो है उनकी सीट गालिबन, लेकिन वादतुल मुस्लिमीन की केपी में नहीं है, नेशनल असेंबली में है। तो इनको नेशनल असेंबली में वादतुल मुस्लिमीन जो सी है उसी से ही करना पड़ेगा, और केपी में अगर जमात इस्लामी से करते हैं तो सूबाई लेवल पे उनसे करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टी मौजूद नहीं तो फिर ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में चला गया तो ये बड़ा लंबा एक प्रोसीजर बना दिया जाएगा, जैसे बहुत से दूसरे इश्यूज को ऑलरेडी किया गया है। ऑल्दो आइन का आर्टिकल 17 है, उसके बाद इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस हैं, 221 है, दूसरी हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को कहती हैं। देखा जाए तो टेक्निकली इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोन सी है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल सही है। लेकिन रूल्स में चूंकि रूल 94 में एक उन्होंने एडिशन कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दी कि फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्व सीट्स, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी उसको कंसिडर किया जाएगा जिसको इलेक्टोरल सिंबल दिया हुआ है। ये जो आप इलेक्टोरल, ये जो आप एक्सप्लेन कर भी रहे हैं, ये 94 का, ये मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, चलें ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द एक्सप्रेशन पॉलिटिकल पार्टी मींस अ पॉलिटिकल पार्टी टू विच अ सिंबल हैज बीन एलोकेटेड बाय द कमीशन। तो ये कह रहा है। अब जी आप बताइए राय साहब, ये जो आप एक्सप्लेन रूल्स हैं, ये एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये इलेक्शन रूल्स 2017 रूल्स आर सब वो सबमिसिव होते हैं टू एक्ट, एक्ट इज सबमिसिव टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने सबने पहले देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसके बाद फिर आपने एक्ट करना है। रूल्स को कुछ नहीं होते, रूल्स कुछ नहीं, कल को कहेंगे रेगुलेशंस में ये लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपने एक्ट देखना है। एक्ट में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र होता है, पॉलिटिकल पार्टी में रिटर्निंग, और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोई भी जमात हो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका सिंबल से कोई ताल्लुक नहीं है। जी देखिए, इसको अगर हम टेक्निकली देखेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो रूल की मौजूदगी में होते हुए अगर ये रूल को बाईपास किया जाएगा तो फिर ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जिसमें कहा जाएगा अदालत में कि आप इस रूल की वारिस को चैलेंज करें कि ये जो रूल है, ये जो स्टैट्यूट है, यानी कि इलेक्शन एक्ट और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। लेकिन उसके लिए फिर इन्हें अदालत जाना पड़ेगा, और अदालत से तो जो वर्डिक्ट है वो तो किसी भी तरीके की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और वो रिस्क गालिबन नहीं लेना चाहिए कि दोबारा से इस किस्म का, क्योंकि एक दफा ये सीट्स एलोकेट अगर हो जाती हैं और जो आजाद मेंबर्स हैं वो किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं और ये इसी सिलसिले में रहते हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे, और वो टाइम पीरियड अगर जाया हो गया विद इन 3 डेज अगर वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो फिर ये अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि पीटीआई को नुकसान होगा, और वो ये इन रिजर्व सीट से हाथ धो बैठेगी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। तो इसमें मोर एडवाइजेबल जो है वो, और प्रेजेंट जो फैसले और जो अदालती सिस्टम चल रहा है और जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उसमें जो बेहतरीन हिकमत अमली नजर आती है मेरे नजदीक, अगर मेरे पास एडवाइस के लिए आएंगे तो वो यही है कि जी इनको एक नेशनल असेंबली में भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहिए, उसके जो मेंबर्स हैं आज़ाद, और सूबाई में भी, क्योंकि अगर इसी बात पे लड़ा जाए कि नहीं जी हमें तो आइन ये कहता है या इलेक्शन एक्ट ये कहता है, रूल की कोई हैसियत नहीं, तो फॉर दैट दे नीड अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कोर्ट, और वो एक ये तो आपने समझा दिया। लेकिन एक और चीज मैं वापस आता हूं आपके पास, जरा ख्वाजा साहब के पास पहले चला जाऊं, लेकिन एक चीज आपसे और डिस्कस करने की है कि अगर एक जमात के साथ इत्तेहाद, उसकी सीट मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, और लेकिन उसने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, तो क्या उस पर कानून फिर क्या कहता है, क्या उस पर फिर उसको रिजर्व सीट्स मिल सकते हैं या नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं वापस आता हूं आपके, लेकिन ख्वाजा साहब ये बताइए कि शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला बन रहा है। पिछली मरतबा तो हमें याद है 6 सीटें थी आपके पास और 2 वजीर थे, या चलिए फारूक नसीम साहब को मिलाएं तो 3 हो जाते हैं, लेकिन आप कहते थे कि नहीं अब वो इसके अलावा है, तो 2 मिनिस्टर तो थे। अब शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला एमक्यूएम का नून लीग के साथ क्या बन रहा है? लेकिन पहली चीज तो ये देखना है कि शराकत इक़्तिदार के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर है वो कौन कौन शामिल हो रहे हैं और उनकी तरजीहात क्या हैं। हमें तो ये सुनने में आ रहा है कि कोई 2 साल 3 साल फार्मूला, कोई सदर लेने के लिए तैयार है, कोई वजीर आजम के लिए तैयार है। तो पहले तो ये बड़े फैसले हों कि मुल्क को चलाने के लिए कितना संजीदा नौयत का जो है ना वो इश्तराक अमल जारी है,
बाकी वजारतें तो थानवी हैसियत रखती हैं, वो तो कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए, हुकूमत में आने के लिए जरूरी होती हैं, ताकि हुकूमती मामला जो है ना वो जारी रह सकें। तो एमकेएम बहरहाल अभी वेट एंड सी की पॉलिसी पर है। हमने अभी किसी से ना कोई मुतालबा किया है, ना कोई डिमांड की है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये हतमी मराहिल पहुंचे तो उसके बाद फिर हम राब्ता कमेटी में मुशावरत करेंगे और फिर तय करेंगे कि हमारे लिए, हमारे हलकों के लिए क्या चीज बेहतर है। तो अगर ये फैसला होता है कि कैबिनेट को बड़ा मुख्तसर रखा जाएगा, जैसे पिछली मरतबा तो चले पीडीएम की हुकूमत में कोई 90 को टच कर रही थी, लेकिन अगर ये फैसला होता है कि नहीं को 20-25 के करीब कैबिनेट का साइज रखा जाएगा, तो एमक्यूएम इसके साथ जाएगी और कहेगी ठीक है आप हमारा एक मिनिस्टर ले लीजिए या एक भी ना लें, कोई मसला नहीं है, हम भी ऑस्टेरिटी मुहिम के साथ हैं। काबीना को मुख्तसर रखना तो मुल्क के मफाद में है, इकोनॉमिकली बिल्कुल ठीक है कि काबीना जितनी मुख्तसर हो, क्योंकि काम तो जाहिर है वो डिपार्टमेंट से करना होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले तो काबीना से पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस देखना है कि वो क्या कहते हैं। यहाँ तो भाई सूबे भी बटे हुए हैं, यहाँ पर मैंडेट भी बटा हुआ है, यहाँ तो बहुत सारे मामला दरपर्दा चल रहे हैं जो शायद मेरे और आपके इल्म में नहीं। आपके नजदीक तशरीह क्या है? कल जो बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, और फिर बिलावल साहब ने, फिर जरदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, पीपल्स पार्टी की पोजीशन आप बतौर इत्तेहादी या मुस्तकबिल के इत्तेहादी समझ पाए हैं कि क्या पीपल्स पार्टी की पोजीशन है? लेकिन पीपल्स पार्टी बादल न खासा फिर किसी न किसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी जरूर। अच्छा, चाहे वो बोर्ड के बने, क्योंकि सूबा सिंध उन्होंने चलाना है, सूबा सिंध उनके पास है और सूबा सिंध में अब उन्हें मुश्किलात ज्यादा पेश आएंगी और फेडरल गवर्नमेंट के इश्तराक के अमल से ही सूबे तरक्की करते हैं। माजी में जिस तरीके से, एक छोटी सी मिसाल दूं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास खान साहब ने इसलिए नहीं किया कि उन्हें पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पसंद नहीं था, जिस वजह से हमारा K4 आज तक पेंडिंग है। तो सूबों के बहुत सारे मामला के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की मदद चाहिए होती है, बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ सूबों की नुमाइंदगी होती है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में तकसीम मुझे नजर आ रही है, लेकिन बड़ा आखिर जरदारी साहब जो है ना वो प्रिवेल करेंगे और किसी न किसी तरह फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है कि वो जरूर वजारतों तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अभी जो राजा आमिर अब्बास साहब भी बात कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि रूल्स को उठा के रूल्स को ऐसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर अदालती तशरीह की जरूरत होती है। तो आपकी तशरीह से मुख्तलिफ है राजा साहब की कानूनी राय? देखिए, इस तरह है कि राजा साहब इज अ प्रोफेशनल लॉयर, आई एम नॉट, ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने सबसे पहले, जैसे मिसाल देता हूँ, कुरान पढ़ना है, उसके बाद उसको उसमें अगर उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है तो आपने सुन्नत देखनी है, ठीक है, या हदीस देखनी है। अगर उसमें नहीं है तो आपने आगे जाना होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कहता है, वो कहता है कि वहाँ पे आपको आर्टिकल 17 और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि राइट्स के बारे में, आपने उस लिहाज से देखना है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वुमेन्स के जो सीट्स हैं ना, जो तादाद है उसके ऊपर है, फिर माइनॉरिटीज़ के लिए, इन दो के लिए तो ये बना ना, औरतों की तीसरी चीज़ के लिए नहीं बना। तो अगर आप ये नहीं करते तो उनका राइट ख़त्म हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से। नंबर 2, एक्ट में यह कहा हुआ है कि जो रिटर्निंग कैंडिडेट है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जाके जम हो जाए। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। अगर चलो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है तो कोई और है, तो उसमें ये नहीं है कि दे नीड टू हैव दी क्या कह सकते हैं, सीट्स होनी चाहिए। अब वो आगे देखिए, मैं ये समझता था कि मेरे पास मैं एक सीट जीतूंगा, ठीक, MWM ये समझती थी कि वो एक सीट जीतेगी, उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दिया। उनको क्या पता था कि उनके कोई 90 के करीब कैंडिडेट जीत जाएंगे? सोचा था? नहीं सोचा था। नंबर 2, मैं एक है, जैसे अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है या MQM है, डिबेट नहीं है, मैं मिसाल देता हूं ना, अब इनके पास लोग आ रहे हैं, ठीक है, इनके पास लोग आ रहे हैं तो इनके पास सीटें बढ़ जाएंगी, वो लोग कर लेंगे उसी तरीके से। अगर आपने इसकी एक सिंपल तशरीह तो ये हो रही है ना कि अगर आपने एक मेंबर भी दिया हुआ है लिस्ट में तो फिर तो आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक भी नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा राइट है, मेरे इतने मेंबर्स हैं, मुझे उसका मिलना चाहिए। मेरे पास सिंबल भी है, सब कुछ है, आप उसको डिनाई नहीं। देखिए, अगर डिनाई करना चाहे, इन्होंने हमारे 40 सीटें डिनाई कर दी है ना, इन्होंने हमारा सिंबल डिनाई कर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इन्होंने सब कुछ कर दिया, तो ये भी कर दे। हम तो चाहते हैं कि ये करें ताकि लोगों को पता चले कि ये कहां बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि ये नुकसान आपको सेनेट के इलेक्शन में जाकर होगा ना। देखिए, हम तो डूबे हैं सनम, तो उसको भी ऐसे तो कोई, सॉरी ये गलत हो जाता है, लेकिन अगर जहां
जहां शेर है वहां सवा शेर से। ठीक है, जब हमारे ऊपर इतनी वो कर रहे हैं तो आप और भी करें, लेकिन आप अपने आप को एक्सपोज करें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ह्यूमन राइट्स नहीं मानते, आप लोगों के राइट्स नहीं मानते, तो आप जो मर्जी करते फिरो। चलें, वो राइट्स इसमें सेक्शन में क्या दिए गए हैं, ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 104 राजा साहब आपके सामने रख रहा हूं, फिर इसकी तशरीह कर दीजिएगा। ये जरा स्क्रीन पर अगर दिखा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द लिस्ट सबमिटेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू चेंज और ऑल्टरेशन either in the order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after expiry of the date of submission of nomination papers। क्या मतलब है राजा साहब इसका? अगर किसी ने एक भी नाम नहीं दिया हुआ, कोई लिस्ट सबमिट ही नहीं की हुई सिरे से, तो क्या फिर भी वो जीतने के बाद उसके फर्ज करें ज्यादा लोग जीत जाते हैं तो वो दे सकता है, वरना फिर इसकी हैसियत फिर क्या बचेगी? ये जो डेट होती है कि इस डेट तक आपने वो देनी होती है लिस्ट। देखिए, इधर दो बातें हो रही हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ विमेन्स और जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं उसकी हद तक ये इम्पोर्टेंट है। ये एक उससे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि एक पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक जो डिफेक्शन क्लॉज है आइन में कि जनाब आपने वोट किसी और को नहीं देना। 3-4 जो पोजीशंस होती हैं, मनी बिल होता है, इलेक्शन होता है जब प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक तो ये है कि लोगों को ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो पार्लियामानी लीडर अपॉइंट होगा वो फिर वहां पे पार्टी हेड की डिसीजन नहीं चलेगा कि पार्टी हेड उस पार्टी का क्या डिसीजन देता है। वहां पे डिसीजन चलेगा जो पार्लियामानी लीडर होता है। तो अगर इनके 70-80 आदमी या 100 किसी पार्लियामानी या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उसी में से एक ये अपना पार्लियामानी लीडर बनाएंगे और उसका डिसीजन होगा। और नंबर 2 बात ये है कि जो बात हो रही है कि विमेन सीट्स की, विमेन सीट्स में जो सीक्वेंस होता है उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। विमेन सीट्स में या माइनॉरिटी की सीट्स में प्रायोरिटीज जो सी होती हैं वो ऑल्टर नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज द नेम, ये खुदा न खास्ता कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई नया नाम एडिशन दे देंगे जी इनकी जगह ये नाम है। लेकिन अगर कोई पार्टी है उसकी सीटें ज्यादा आ जाती है प्रोरेशन में और उस रेशियो में कि जो वोट्स के हिसाब से या उसके जो मेंबर्स हैं उस हिसाब से, देन देयर इज नो बार कि वो अपने फ्रेश नेम्स, अगर उसने 2 नाम दिए हुए हैं तो वो 8 या 10 नाम यकीनी तौर पे और दे रहा है, बिकॉज द पर्पज इज कि उस पार्टी को आपने इतने, हमने देखना है कि इस कानून का पर्पस क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके अगर 80 आदमी हैं तो 80 के हिसाब से उसकी रिजर्व सीट्स आनी चाहिए। कानून कहता है कि आपको वो इजाजत है, लेकिन ये इजाजत नहीं कि आप नाम ऊपर नीचे करते जाएं या चेंज करते जाएं। तो आई थिंक कि इनको कोई इशू नहीं होगा कि अगर वादतुल मुस्लिमीन ने एक नाम दिया हुआ है और उसके कोटे में आ रही हैं 9 सीटें या 15 सीटें, तो दे कैन ऑब्वियसली गिव फ्रेश नेम्स इन ए सीक्वेंस अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वो नाम दे सकते हैं, तब भी दे सकते हैं क्योंकि वो उस पार्टी को जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। राय साहब साथ रहेगा और ख्वाजा इजहार साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके फैफन की रिपोर्ट जिसका कल मैंने हवाला दिया था और कल मैंने कोशिश की थी कि प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूं, लेकिन वो हो नहीं पाया था वक्त की किल्लत की वजह से। कुछ पॉइंट्स आपके सामने फैफन की रिपोर्ट से रखते हैं। सरवर भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कैसे हुआ, कितना शफाफ था, कहां उस पर सवालात उठते हैं, इस सिलसिले में एक फैफन की रिपोर्ट में आपके सामने रखता हूं या उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, फिर इस पर जरा थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं। रिपोर्ट में देखिए कहा गया है कि इब्तदाई इंतखाबी नताइज की तैयारी के अमल के दौरान मुशाहिदे के लिए फैफन मुबस्सिरीन को तसलसल के साथ आरओज़ के दफातर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई।
इसमें कहा गया है कि जिन हलकों में फैफन मुबस्सिरीन को इलेक्शन नताइज मुरतब करने की कार्रवाई देखने की इजाजत नहीं दी गई, उनमें पंजाब के 78, सिंध के 21, खैबर पख्तूनख्वा के 17, बलोचिस्तान के 11 और इस्लामाबाद के 3 हलके शामिल थे। कौमी असम्बली के 66 हलकों में एक या ज्यादा उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को इलेक्शन नताइज मुरतब करने का अमल देखने की इजाजत न देने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 76 पोलिंग स्टेशन पर फैफन के 53 मुबस्सिरीन को वोटिंग के अमल के मुशाहिदे से रोका गया। फिर इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 28.4% पोलिंग स्टेशन पर फैफन मुबस्सिरीन को फॉर्म 45 की नकूल नहीं दी गई। इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत मुबस्सिरीन को यह नकूल फराहम की जाना थी या की जा सकती हैं। 49% पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने फैफन मुबस्सिरीन को कानून के बरखिलाफ बैलेट पेपर्स अकाउंट से मुतालिक फॉर्म 46 फराहम नहीं किए। कौमी असम्बली के 25 हल्के ऐसे हैं जहां मुस्तरदशुदा वोट जीतने वाले उम्मीदवार की फतह के मार्जिन से ज्यादा हैं। आधे पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने बैलेट्स की दूसरी गिनती नहीं की जो कि लाजमी होती है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं इलेक्शन के मामलात पर। बारी साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। बारी साहब, आप मजमूई तौर पर कैसे देखते हैं इलेक्शन में, क्या इस तरह की चीजें सामने आई हैं जो मामूल के मुताबिक नहीं है या जो माजी में हमने देखा उससे मुख्तलिफ हैं, और वाकई क्या इलेक्शन कमीशन ने या आरओज ने या उनकी टीम ने उन कवायद और ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। बुनियादी बात यह है कि जो इंतखाबात 8 फरवरी को हुए हैं और इंतखाबी दिन वाले दिन जो कुछ हुआ है वो बहुत सारा आ चुका है अखबारात में और बहुत कुछ अभी रहता है जो मीडिया पर आना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इंतखाबात में जो फॉर्म 45 हैं वो हमारे ऑब्जर्वर यानी कि पतन तरक्याती तंजीम और कोलेशन 38 ने भी 131 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर अपने ऑब्जर्वर्स जो थे मौजूद थे और वो रिपोर्ट हम अनकरीब जारी करेंगे। लेकिन हमने इलेक्शन के अगले दिन वो रिपोर्ट जारी कर दी थी और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो चीज़ है, जो हम ज़्यादा जिस चीज़ पे हमने फोकस किया है अनलाइक फाफन, वो ये था कि क्वालिटी ऑफ जो इलेक्शंस हैं यानी कि पोलिंग और पोलिंग के बाहर जो कुछ हो रहा था उसको जानने की कोशिश की। तो उसमें पहली बात तो ये है कि 15% के लगभग लोग जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे वो अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर सके, यानी कि वो उनको वापस जाना पड़ा है क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन उनको बताया गया था 8300 के ऊपर चंद दिन पहले, वहाँ पर वो अपना नाम ढूंढते रहे, अपना सिलसिला नंबर भी दिया गया, वहाँ पर वो नहीं थे। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को इसलिए वापस जाना पड़ा कि 8300 जो है वो इलेक्शन के दिन बंद हो गया था क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज और जो सेलुलर जो सर्विसेज हैं वो बंद कर दी गई, इसलिए वहाँ पर दोबारा वो ढूंढ ही नहीं सकते थे कि उनका पोलिंग स्टेशन है कहाँ। तीसरी बात ये हुई है कि एक ही फैमिली जो एक ही बिल्डिंग में रहती है, एक ही फ्लैट में या एक ही घर में रहती है, उनके वोट ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन उनके चेंज कर दिए गए बल्कि उनके हल्के भी चेंज कर दिए गए। ये इस्लामाबाद में हुआ है, लाहौर में बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, कराची में हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वोट डालना चाह रहे थे वो वोट नहीं डाल सके। काश के फाफन के कोई साहब आते, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनके ऊपर तनकीद करना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि 47% टर्न आउट है, तो मैं समझता हूँ कि टर्न आउट तो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक 65% बनता है क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो वोट डाले बगैर वापस गए हैं। और दूसरा ये है कि जो फाफन की सारी जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्म 47 जो कि बिल्कुल जो है कंप्रोमाइज्ड फॉर्म है। हमने कोई तकरीबन 3 हलकों का आज कंप्लीट किया है, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, मुख्तलिफ हमने जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टियां हैं उनसे लिए हैं फॉर्म 45, उनको टैली किया है और उनको टैली करने के बाद जो फॉर्म 47 के साथ है उसके साथ उसको मैच करने की कोशिश की है। तो ये जो पिंडी के 2 हल्के और पिंडी का 1 हल्का और इस्लामाबाद के 2 हलकों में सही है। तो आप ये कह रहे हैं बारी साहब कि चले
कुछ चीजों को इंडिकेट किया फैफन की रिपोर्ट ने, और आपकी जो रिपोर्ट है उसमें आप कह रहे हैं कि आपने कुछ और पहलुओं को भी तफसील से उसमें उस पर काम करके शामिल किया है। मैं डॉक्टर हुमायूं साहब से भी इस पर कमेंट ले लूं। डॉक्टर साहब, ये जो फैफन की रिपोर्ट का हम हवाला दे रहे थे और अपनी रिपोर्ट का भी सरवर भाई साहब ने हवाला दिया है, फैफन की रिपोर्ट पर कल मरियम नवाज ने कोट करके ये कहा था, उन्होंने कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जो 75% तक मैसिव रिगिंग हुई है उसका भी तो जिक्र करें। तो इस पर उनका रिएक्शन इस तरह है कि हम बिल्कुल हम तैयार हैं, आप आए केपी में आए, हर एक जितने लोग हैं उनके फॉर्म 45 ले और उसके साथ देखिए फैफन के पास, या जैसे बारी साहब कह रहे हैं, इनके पास डेटा है, ज्यादा डेटा है, जो आपसे और मेरे से ज्यादा डेटा है, ठीक है। इन लोगों ने वो सारा डाटा थ्रू आउट कलेक्ट किया। डाटा इज पावर, ठीक है। अब अगर आप डाटा को करना चाहते हैं तो फॉर्म 45 इज नॉट द ओनली थिंग। आप उसमें ये देख लो कि यार नेशनल असेंबली की सीट पे और प्रोविंशियल असेंबली की सीट में कितना फर्क है। फॉर एग्जांपल लाहौर में टोटल 14 नेशनल असेंबली की सीट्स है और 30 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स है। नेशनल असेंबली में 3.18 मिलियन वोट्स पड़े हैं, प्रोविंशियल असेंबली में 2.86 मिलियन वोट पड़े। इनका डिफरेंस है तकरीबन 1,54,000। इसका मतलब है 1,54,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली में जाके वोट दिया है, लेकिन वो प्रोविंशियल असेंबली का वोट उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, प्रोसीजर क्या होता है जब आप अंदर जाते हैं तो आपको दोनों फॉर्म्स मिलते हैं। हजारों का फर्क निकल रहा है। नहीं, हजारों का नहीं, ये 1,54,000 फॉर्म ऐसे हैं। 1,54,000 बहुत स्ट्रांग है। फिर नंबर 2 उन्होंने जो बात, यानी वो आप कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर्स जो छोटी सीट के थे वो कहां चले गए, या वो कहां चले गए या फिर नेशनल असेंबली में ऐड कर दिए। ठीक है, दो चीजें हो सकती ना, या तो देखिए जब आप चोरी करोगे ना तो आपको ये देखना होगा, वो कहते हैं कि अ लायर नीड्स अ गुड मेमोरी, कि मैंने कहां कहां क्या करना है। जब आप हर जगह पे कर रहे हो तो इतने मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आप उसको कर नहीं सकते हो। फिर उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने बाज जगहों पे जाके देखे तो अब लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी फॉर्म 45 ले लिए, उन्होंने नून वालों से भी उस इलेक्शन वाले टाइम पे ले, अभी रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने फॉर्म 45 एंड में ले लिए, उसके बाद लेकिन जब उन्होंने फॉर्म 45 को उन्होंने फॉर्म 47 के साथ कोरिलेट किया, क्योंकि फॉर्म 45 को ऐड अप करते तो फॉर्म 47 बनता है, वहां पे डिस्क्रिपेंसीज डिफरेंस है। यही तो डिस्क्रिपेंसीज हम लेकर जा रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। मैं राजा साहब, ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इस तरह की, चाहे वो बारी साहब के इदारे की हो चाहे फैफन की हो, इसकी कानूनी हैसियत भी होती है, यानी क्या कोई शख्स अदालत में चैलेंज करने वाला इसको मिसाल के तौर पर पेश कर सकता है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? देखिए, अदालत में तो जब जाते हैं तो इंडिविजुअल केसेस जाते हैं। वहां पे एक पर्टिकुलर हल्के का केस जाएगा, या नेशनल असेंबली का या प्रोविंशियल, लेकिन अवाम की अदालत में ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स बड़ा मैटर करती हैं। और मैं तो चूंकि 88 से इलेक्शन पिटीशंस कर रहा हूं, हर इलेक्शन में मैंने बेतहाशा इलेक्शन पिटीशंस की, अभी भी बहुत सी इलेक्शन पिटीशंस में मैं पेश हुआ हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, सुबह भी काफी लगी हैं। और मुझे जो हैरानगी हो रही है कि पहले भी डिस्प्यूट्स होते थे, लेकिन डिस्प्यूट्स जो इस दफा नजर आ रहे हैं, एक तो जो इलेक्शन के लॉज हैं जो कि मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, जैसे सेक्शन 95 है कि जहां पे कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स होना है, वहां पे अगर कोई दरखास्त आती है रिकाउंटिंग की तो वो फिर उसके ऊपर फॉर्म 49 इशू करने से पहले मस्ट है कि उस जो बंदे हैं कैंडिडेट्स, उनके सामने वो री-अकाउंटिंग हो। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर्म 49 भी खुद से बना लिया, फॉर्म 47 भी बना लिया, और उसके अलावा जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया। अभी सुबह एक केस लगा हुआ है, एक सेकंड दीजिएगा, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं, मैंने ही वो केस फाइल किया है, सादिक संजरानी साहब। उनके हल्के में सादिक संजरानी साहब चूंकि सूबाई असेंबली से जीते, तो वहां पे जो सूबाई असेंबली के, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, अब वहां पे सूबाई असेंबली में जो शख्स जीत रहा था वो कह रहा है कि जी मेरे 4000 वोट के, जिसपे डीआरओ ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है, डब्बे उठा लिए गए हैं। तो अब वो 4000 कम है प्रोविंशियल असेंबली में, नेशनल असेंबली में 4000 ज्यादा वोट कॉस्ट हुए।
DRO खुद लिख रहा है कि जी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब ये सादिक संजरानी साहब को जिताया गया। चले सही, बिल्कुल सही है सर। मैं आखिर में जो सबसे बड़ा इसमें मसला है 45 और 47 का, सरवर बारी साहब आपके पास क्या कोई ऐसी फिगर या कैलकुलेशन मौजूद है कि जहां पर फॉर्म 45 और 47 का रिजल्ट आपस में मैच नहीं कर रहा है? ऐसे कितने हल्के हैं पाकिस्तान में? देखिए, हमने तो 3 हल्के आज एक पोलिंग स्टेशन चेक किया है, तो NA 46, NA 47, NA 53, ये तो हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि इसके नतायज अगर फॉर्म 45 को जमा करके निकाले जाए तो जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 निकाला है वो बिल्कुल झूठा है, वो रातों रात चेंज किया गया है। मसलन जो NA 53 है उसमें जो शख्स जीते हैं PMLN के, उनके वोट सिर्फ 47-48 हैं, लेकिन उनको दिखाया गया 73,000, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसी तरह NA 46 में जमात इस्लामी के वोट जो फॉर्म 45। चलिए, आप कह रहे हैं कि कंपाइलेशन हो रही है और अभी ये पता चलेगा कि कितने, लेकिन कई ऐसे फॉर्म 45 हैं जिनका रिजल्ट 47 से मैच नहीं करता। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।